नमस्कार, आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं 2022 6 मई को जो पेपर हुआ है हिंदी आईसीएसई का, उसे लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ। ठीक है। नमस्कार, आज मैं आप सभी के समक्ष 2022 6 मई को जो पेपर हुआ है, 6 मई 2022 को जो पेपर हुआ है उसकी समीक्षा करने के लिए प्रस्तुत हूँ। और चलिए जल्दी से हम इसके प्रश्नोत्तर जान लेते हैं कि कहाँ आपने गलती की। पेपर बहुत इजी था, पेपर में कोई गलतियां मुझे नहीं, ऐसा नहीं लगता है कोई भी प्रश्न ऐसा था जो कि बहुत हार्ड था या बहुत मुश्किल था। पेपर आसान ही था, लेकिन डिपेंड करता है आपने कितनी पढ़ाई की थी, है ना। पेपर 40 मार्क का था, समय दिया गया था 1.5 घंटा। सभी बच्चों ने ये कहा कि पेपर बहुत लेंदी था, तो ऑब्वियसली बात एकदम क्लियर है कि पेपर लैंग्वेज का पेपर है, तो किसी भी भाषा का पेपर हो थोड़ा सा लेंदी होता ही है। लैंग्वेजेस में आपको लिखना पड़ता है और निबंध है, लेटर राइटिंग है, तो ऑब्वियसली आपको समय लगने वाला था। पर आपको उसके लिए दिशा निर्देश दिए गए थे, आपको कितना समय प्रत्येक प्रश्न को देना है। ये बात मैंने पिछले वीडियो में हर बार आपको बताई है, क्योंकि अगर आप लिखेंगे नहीं, पेपर अगर पूरा अटेम्प्ट नहीं करेंगे, तो आपको मार्क्स मिलने की उम्मीद नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं। सेक्शन ए कंपलसरी था, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन प्रस्ताव लेखन या निबंध लेखन है, जिसमें से कि बहुत आसान विषय आए हुए हैं और योग से रिलेटेड बातें हम बहुत बार कर चुके हैं। बहुत बार आप इस ऐसे को पढ़ चुके होंगे या आपने लिखा भी होगा अपने विद्यालयों में प्रीलिम्स पेपर में। तो चलिए जान लेते हैं कि कौन कौन से विषय हैं। पहला क्वेश्चन है, 200 शब्दों में आपको निबंध लिखना है। 5 विषय दिए गए हैं, जिसमें एक कहानी और एक चित्र वर्णन है। तो यहाँ पर जो पहला विषय है वो है, आज विश्व के अधिकांश देश हमारी भारतीय संस्कृति के उपहार योग को अपना चुके हैं। जीवन में योग की अनिवार्यता तथा उससे मिलने वाले लाभों का वर्णन करते हुए अपने विचार लिखिए। बहुत आसान टॉपिक है ये। योग यानी योगा की बात हो रही है, जिसे आप अंग्रेजी में योगा कहते हैं, उसी की बात हो रही है। तो योग जो शब्द है या योग जो हम अपना रहे हैं, इसका जनक भारत ही है, भारतीय संस्कृति की ये देन है। और आज विश्व के अधिकांश देशों में इसे अपनाया जा चुका है। योग का जनक भगवान शिव को माना जाता है। योग करने से क्या क्या लाभ होते हैं? तो योग करने से तन और मन दोनों स्वस्थ रहता है। व्यायाम के कई प्रकार होते हैं, योग उस व्यायाम का एक प्रकार ही है, एक रूप ही है। योग व्यक्ति के शरीर, मन, आत्मा जो है वो आत्मा को नियंत्रित करता है, तनाव और चिंता को भी दूर करता है। इससे तनाव और चिंता दोनों दूर रहते हैं। योग आसन से शरीर में लचीलापन आता है, शरीर लचीला बनता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। जब आप स्वस्थ रहेंगे तो आप सारे सुखों को भोग पाएंगे। तो शरीर लचीला होता है। शक्ति, आसन से शक्ति बढ़ती है, शारीरिक शक्ति में भी बढ़ोतरी होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है। अब योग कब किया जाए, कैसे किया जाए? सूर्योदय के समय, सूर्यास्त के समय हमें जो है भोजन 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना चाहिए। कम से कम योग करने से पहले 3 से 4 घंटे पहले आपने कुछ खाया हो, 3 से 4 घंटे का अंतराल होना चाहिए। और योग करने के बाद एक आधा घंटे तक आप कुछ ना खाएं। इन बातों का ध्यान रखें। किस तरह से खाली पेट होना चाहिए। फिर दूसरी बात कि आपको सूती कपड़े पहने, खुले में अगर आप योग करें तो ज्यादा अच्छा है। कोरोना महामारी के समय में हमने योग को अपनाया और हमने अपने आप को निरोगी रखा, ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। फिर आप लिखेंगे कि योग से क्या क्या होता है, क्या क्या लाभ है। इसके विषय में मैंने पूरा एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है इस विषय पर, प्लीज आप उसे देखें। यहाँ पर सिर्फ मैं बहुत संक्षिप्त रूप में आपको बताऊंगी कि अस्थमा जैसी बीमारी, दमा जिसे कहते हैं अस्थमा, मधुमेह, हृदय संबंधी, हार्ट से संबंधित बीमारी, हृदय संबंधी बीमारी, फिर उच्च रक्तचाप अर्थात हाई ब्लड प्रेशर,
उच्च रक्तचाप से मुक्ति मिलती है, शरीर में स्फूर्ति आती है, चेहरे पर चमक आती है, योग करने से हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। ये बात तो आपने बहुत अच्छे से जान ली होगी। हम इस पेंडेमिक में हमने योग किया है घर घर में, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। ऑफलाइन तो मुश्किल था, ऑनलाइन योग को अपनाया है और हमने योग किया है और अपने आप को स्वस्थ रखा है। और कई प्रकार के आसन होते हैं, जैसे सूर्य नमस्कार बता सकते हैं आप, कपालभाति, भुजंगासन, इस तरह के आसन करके हम अपने आप को निरोगी रख सकते हैं। बच्चे और बुजुर्ग दोनों ही योगाभ्यास करके निरोगी काया प्राप्त कर सकते हैं। तो ये विषय बहुत आसान था, मेरे हिसाब से बहुत आसान था, और आप लोग भी इस पर बहुत कुछ लिख सकते थे, बहुत मुश्किल नहीं था। दूसरा जो विषय था वो है, वर्तमान में डिजिटल होना किसी वरदान से कम नहीं है, इसकी अच्छाइयां और बुराइयां बताते हुए एक निबंध लिखना था आपको, एक प्रस्ताव लिखना था। तो डिजिटल होना, डिजिटल अर्थात आप सभी जानते हैं कि अब भी सब कुछ डिजिटल हो गया है। और भारत में जो इसकी शुरुआत हुई थी वो 1 जुलाई 2015 में हुई थी। 1 जुलाई 2015 में हुई थी। नई दिल्ली में इंदिरा गांधी स्टेडियम में इसकी शुरुआत की गई थी। इस अभियान का उद्घाटन जो किया था साइरस मिस्त्री, अजीम प्रेमजी, मुकेश अंबानी जैसे दिग्गज उद्योगपतियों की उपस्थिति में हुआ था। अब इस अभियान के अंतर्गत क्या क्या आता है? इस अभियान के अंतर्गत आता है ई शिक्षा, ई शिक्षा, फिर ई स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सुविधाओं को भी हमने डिजिटल कर दिया है। डिजिटल लॉकर, डिजिटल लॉकर आदि अलग अलग जो है योजनाएं शुरू की गई थी। और भारत में कई आईटी संस्थान सेवाएं, सरकारी सेवाओं को देश के हर नागरिक तक आसानी से पहुंचाने का काम डिजिटल इंडिया एक महत्वपूर्ण पहल करता है। भारत सरकार ने 2019 तक डिजिटल भारत अभियान को पूरी तरह से एक पूर्ण योजना बनाई थी। फिर इसके लिए हम अभी ये देख रहे हैं कि इसके क्या क्या लाभ हैं और क्या क्या हानियां हैं। आप देखते हैं कि आज आप ड्राइविंग लाइसेंस हो गया या फिर पैन कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया, हम ये सारे काम जो है अब घर बैठे करवा सकते हैं। और डिजिटलाइजेशन का ही एक फायदा हुआ कि हम अध्यापक जो है वो बच्चों के घर जाकर यानी कि ऑनलाइन शिक्षा देने में सफल हो पाए। उनका वर्ष बिगड़ने से बच गया, अर्थात उनके 2 साल जो है वो बच गए। हम ये कह, वोटर आईडी, मार्कशीट आदि सब कुछ हम ऑनलाइन देख सकते हैं, यानी कि हम पढ़ भी सकते हैं, हम अपना डेटा सुरक्षित रख सकते हैं। अस्पताल जैसे जो भी है वहां पर भी डिजिटलाइजेशन किया जा चुका है। अब डिजिटलाइजेशन के लाभ क्या क्या है? तो भ्रष्टाचार की कमी हुई है, इससे अच्छाइयों में हम लिखेंगे कि भ्रष्टाचार जो है वो कम हुआ है। कैसे? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप ग्रामीण इलाकों में जो लोग हैं वो भ्रष्ट होते हैं और भ्रष्टाचार के ज्यादा शिकार होते हैं, तो वहां पर जो लोग काम करवाने के लिए बड़े अधिकारी उनसे पैसे लेते हैं और उनको इन सारी योजनाओं के बारे में पता नहीं होता, सरकारी सुविधाओं के बारे में पता नहीं होता है, जिसके कारण अब जो है ये सुविधाएं फोन के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं, तो भ्रष्टाचार काफी हद तक कम हो गया है। फिर ग्रामीण विद्यार्थियों के लिए तकनीकी शिक्षा। ग्रामीण विद्यार्थी जो हैं वो गांव में बहुत सारी सुविधाएं नहीं उपलब्ध हैं, तो अब वो ग्रामीण इलाकों में या ग्रामीण विद्यार्थी अब शहरों में जो विद्या शिक्षा दी जा रही है उसका लाभ वो ले पा रहे हैं। ठीक है, विद्यार्थियों के लिए तकनीकी शिक्षा उपलब्ध हो गई है। हम ग्रामीण इस अभियान के अंतर्गत हर क्षेत्र में जो है इंटरनेट की पहुंच हो गई है और विद्यार्थी कंप्यूटर और इंटरनेट की शिक्षा उनको दी जा रही है, नई नई शिक्षा सामग्री वो देख सकते हैं। अब शहरों में रहकर वो पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो अपने गांव में रहकर तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। काला बाजारी और टैक्स की जो है वो चोरी कम हो गई है। अब सारे काम जो है डिजिटल माध्यम से हो रहे हैं, तो काला बाजारी कम हो गई है। आप तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं, काला बाजारी और टैक्स की चोरी में कमी।
चोरी में कमी हुई है। अब सब जो है सारा जो देख रेख है वो इंटरनेट के माध्यम से हो रहा है, तो सभी को किसने टैक्स दिया है किसने नहीं दिया है ये सारी बातें जो है अब आसानी से देख ली जाती हैं। और अर्थव्यवस्था इससे हमारी मजबूत होगी। जब भ्रष्टाचार कम होगा तो हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। सरकारी कार्यालयों में लगी लाइनों से छुटकारा मिला है। हम घर बैठे अपना काम कर पा रहे हैं, हम ऑनलाइन सारे काम करवा पा रहे हैं। तो राशन कार्ड के लिए जो लाइन लगती है, पैन कार्ड बनवाने के लिए, बैंकिंग सुविधाओं की जो लाइन लगती है, उस लाइन में खड़े होने से शक्ति समय दोनों की बचत हो पा रही है। देश तेजी से विकास करेगा अगर ऑनलाइन हम डिजिटल इस अभियान के दौरान जो है तेजी से देश का विकास होगा। गांव गांव तक की विकास पहुंचेगा। जो गांव के लोग हैं वो शहरों को से कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, अब उन्हें भी सारी सुविधाओं का पता पड़ रहा है और सारी इंटरनेट का उपयोग करके वो देश के विकास में अपना योगदान दे पाएंगे। फिर है इसकी हानियां क्या क्या है। तो बड़े पैमाने पर नुकसान वैसे देखने को नहीं मिला है, इसके लाभ ही ज्यादा हैं। इस अभियान के का एक नुकसान हम ये कह सकते हैं कि इसका जो फायदा है वो पढ़े लिखे लोग ही कर सकते हैं ज्यादा करके। इसका जो फायदा है वो पढ़े लिखे लोगों तक ही सीमित है। जो अनपढ़ हैं या जो नहीं पढ़ सकते हैं उनके लिए थोड़ा सा ये डिफिकल्ट या मुश्किल हो सकता है। और फिर स्मार्टफोन होगा तभी वो इसका प्रयोग कर सकेंगे। ठीक है। फिर हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य जो है वो मशीनों पर निर्भर हो चुका है। अगर मशीन ठीक चल रही है, अगर इंटरनेट है तो ही इसका प्रयोग किया जा सकता है। ये इसका बहुत बड़ी बुराई है। अगर बिना इंटरनेट के हम नहीं जुड़ सकते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हम समय रहते हमें इसका लाभ उठाना चाहिए और अपने आप में परिवर्तन करने का प्रयास करना चाहिए। तो थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, लेकिन ये अभियान जो है वो आज पूरे जोर शोर से चल रहा है। तो आशा करती हूँ आपको ये दूसरा विषय भी समझ में आया होगा। तीसरा विषय है यात्रा के दौरान कई बार कुछ ऐसे लोगों से मित्रता हो जाती है जो आजीवन स्मरणीय रहती है, यानी हमेशा हमें याद रहते हैं। ऐसी किसी यात्रा का, सुखद यात्रा का वर्णन कीजिए, आपकी यादों को आज भी वो सुख पहुंचाती है। आप कहीं गए थे और आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिला जो कि आपके स्मृति पर, आपकी यादों में अपनी जगह बना ली है उस व्यक्ति ने, तो उस यात्रा का वर्णन कीजिए। आपने यात्रा की तैयारी कैसे की, यात्रा की तैयारी से लेकर शुरू होगा, यात्रा की योजना से लेकर शुरू होगा, और उसके बाद आपने कौन सी ट्रेन पकड़ी या हवाई यात्रा की, वहां आपको कौन मिला, आपने किस तरह से कुछ घंटे उनके साथ बिताया और उनकी कौन सी बातें आपको बहुत अच्छी लगी और क्यों वो आपकी स्मृति में रह गए। ठीक है, उसका कारण लिखते हुए आपको ये प्रस्ताव लिखना था। अगला है ईमानदारी जो है वो बरगद के पेड़ की तरह होती है जिसका प्रभाव देर से पड़ता है परंतु चिरस्थायी होता है। ईमानदारी ईमानदारी एक ऐसा गुण है जो कि सदा विजयी होता है, सदा जिसमें आपको विजय मिलेगी। ईमानदारी का गुण कभी छिपता नहीं है, भले ही देर सवेर। हम कहते हैं ईश्वर की लाठी में देर है अंधेर नहीं। ईश्वर जो है वो सब कुछ देख रहा है, पर ईमानदारी एक ऐसा व्यक्तिगत गुण है जो कि आपके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाता है। तो इस पर आपको एक कहानी लिखनी थी। आपने कई कहानियां सुनी होंगी, उसी से जोड़ तोड़ कर कुछ एक नई कहानी आप बना सकते थे। आपने एक लकड़हारे की कहानी सुनी होगी, एक बूढ़े किसान की कहानी सुनी होगी, पर आपको यहाँ पर एक मौलिक कहानी लिखनी है। तो कुछ कहानियों का आप कथानक लेकर उसमें कैरेक्टर चेंज कर कर आप कुछ इस तरह की कोई घटना आपके साथ कुछ घटित हुई हो और आपको लगा हो कि ईमानदारी ही सबसे बड़ा गुण है, तो आप उस पर एक मौलिक कहानी लिख सकते थे। तो बहुत आसान है ये। अगला है, अगला जो विषय है वो है चित्र वर्णन। चित्र वर्णन में आपको एक चित्र दिया गया है। एक छोटी बच्ची है जो कि वृक्षारोपण कर रही है। ठीक है, वृक्ष लगा रही है। तो बालकों में वृक्षारोपण, बालक द्वारा वृक्षारोपण अर्थात वनों का महत्व हम कह सकते हैं। ये टॉपिक मैंने आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक जब मैंने बताए थे तब जरूर बताया था कि वृक्षारोपण, वनों का महत्व, पेड़ों का महत्व, ये जरूर पूछा जा सकता है। तो मेरे बताए गए विषय में से कम 2 से 3 विषय तो यहाँ आए ही हैं। तो वृक्षारोपण का महत्व, अगर वन है, प्रकृति है तो सब कुछ है। प्रकृति जो है, मनुष्य प्रकृति के द्वारा ही
आगे बढ़ सकता है। अगर प्रकृति है तो जीवन है। हमारे देश में नहीं अपितु पूरे विश्व में जो है वनों का विशेष महत्व है, वृक्षारोपण का बहुत महत्व है। वन ही हमारी प्रकृति की महान शोभा के भंडार हैं। वनों के द्वारा ही प्रकृति का रूप खिलता है। थोड़ी सी प्रस्तावना आपको लिखनी होगी, फिर आपको इस घटना को, या आप चित्र जो देख रहे हैं कि बच्चों या तो विद्यालय में वृक्षारोपण आप बता सकते हैं, या बच्चों के द्वारा वृक्षारोपण किया गया, एक कैंपेनिंग की गई, या फिर आपके विद्यालय में पर्यावरण दिवस मनाया गया और उससे रिलेटेड आपने वृक्षारोपण किया, वो कहानी आप लिख सकते हैं। तो बहुत इजी टॉपिक था। और विषय वनों का महत्व बताइए, वृक्षों का महत्व बताइए वहां पर, और वृक्ष क्यों जरूरी है, वृक्ष हमारे साथी हैं। और भारत में जो है वृक्ष अभी सिर्फ भौगोलिक भाग के 25% क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, और सबसे ज्यादा जो वन पाए जाते हैं वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। और धीरे धीरे वृक्षारोपण करना हम सभी के लिए आवश्यक है। हम कुछ नहीं तो हमें जितने वृक्ष निकाले जाएं उससे डबल हमें लगाने चाहिए। वृक्षों का महत्व बताइए। बहुत आसान टॉपिक था ये। आशा करती हूँ वृक्ष क्यों आवश्यक है, वृक्षों के माध्यम से पर्यावरण संतुलन बना रहता है, ये सारी बातें आपको यहाँ पर लिखनी थी, और एक घटना का यहाँ पर वर्णन करना था। तो आशा करती हूँ इन पांचों में से पांचों विषय आपको समझ में आए होंगे। वनों का महत्व लिख देते थे आप, वनों से मिलने वाले लाभ आप लिख सकते थे, और आपके विद्यालय में वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया उसको बता सकते थे। उस चित्र के बारे में थोड़ा सा डिटेल आपको वहां करना होगा। चित्र का संबंध जो है वो आपकी किसी घटना से होना चाहिए, और चित्र को आधार आपको बनाना है, उसका परिचय देना होगा। उसके बाद आप उस घटना का या उस कहानी का उल्लेख आप कर सकते हैं। अगला जो विषय है सेक्शन ए का, वो है लेटर राइटिंग। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में पत्र लिखिए। 8 मार्क के लिए था। एक दिन, औपचारिक पत्र है, एक दिन आप किसी होटल में गए, आपने बाल श्रम होते देखा। इसकी शिकायत करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री को पत्र लिखिए। आपको प्रारूप पता है इसका और आप बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। विषय लिखना था, विषय यहाँ पर दिया गया है कि बाल श्रम या छोटे बच्चों को बाल श्रम करवाने या रोकने हेतु ये पत्र लिखा जा रहा है। और फिर बाल श्रम के क्या क्या आपने वहां क्या देखा, कितने वर्ष का बालक था, उसकी स्थिति कैसी थी, उसका मालिक उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहा था, वो सारी बातें लिखते हुए आपको ये पत्र लिखना था। दूसरा जो विषय है वो है आपकी बड़ी बहन डॉक्टर बनना चाहती है, जिसके लिए वह जोरों शोरों से तैयारी कर रही है। उस परीक्षा में वह सफल हो जाए ऐसी कामना करते हुए अपनी बड़ी बहन को पत्र लिखना था। तो आपको अपना एड्रेस लिखना था। आपको प्रारूप मैंने पिछले वीडियोस में बताया है, वहां देख लीजिए। आपको सिर्फ विषय पर मैं यहाँ पर चर्चा करूंगी कि आपकी बड़ी बहन डॉक्टर बनना चाहती है। वो शुरू से ही जो है वो मेहनती है, और डॉक्टर बनने की परीक्षा, जो भी उसे परीक्षा वो दे रही है उसमें वो सफल हो जाए, उस तैयारी कर रही है। आप उसकी सफलता की कामना कीजिए, उसका मनोबल बढ़ाइए। हमेशा से तुम प्रथम आती रही हो और इस बार भी तुम अपनी इच्छा शक्ति को जरूर सफल कर पाओगी। अपना इच्छा, आप तुम जो चाहती हो तुमने जीवन में पाया है, और ये परीक्षा तुम्हारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। परीक्षा आसान भी नहीं है। तुमने जिस तरह से अन्य परीक्षाओं में सफलता प्राप्त की है, तुम इस परीक्षा में भी सफलता प्राप्त करो, और जीवन में जो डॉक्टर बनने का सपना है वो तुम्हारा जरूर सच होगा। तुमने लोगों की सेवा करने का निश्चय किया है। तुम अपनी इस अच्छी भावना को ध्यान में रखते हुए इसकी तैयारी करो, और अपनी इस परीक्षा में जरूर सफल हो जाओ। यही हम सबकी कामना है। इस तरह से मेरी और मेरे परिवार की कामना है। और अंत में आपको लिखना था आपकी अनुजा, आपकी शब्द आएगा, तुम्हारी नहीं, आपकी अनुजा। और फिर समापन करना था। लिफाफा भी आई होप आपने बनाया होगा। बड़ी बहन को पत्र कई बार हमने ये करवाया है, तो आपने जरूर किया होगा। चलिए सेक्शन बी की तरफ आ जाती हूँ। सेक्शन बी, संक्षिप्त कहानियां, शॉर्ट स्टोरीज। बहुत आसान प्रश्न आए हैं इस बार, और आई होप आप सभी ने इसकी तैयारी बहुत अच्छे से की होगी। तो चलिए जरा जल्दी से देख लेते हैं इसे भी। पहला प्रश्न है, बड़े घर की बेटी पाठ में जब लाल बिहारी घर छोड़कर जा रहा था तब आनंदी ने उसे रोका। आनंदी द्वारा उसे रोकना उसकी समझदारी और दूरदर्शिता कैसी लगी? आपको रोकना उसकी कैसे कैसे थी, समझाइए।
प्रश्न एक बार फिर से पढ़ती हूँ। बड़े घर की बेटी पाठ में, जब लाल बिहारी घर छोड़कर जा रहा था तब आनंदी द्वारा उसे रोकना उसकी समझदारी और दूरदर्शिता कैसे थी? आपको ये बात यहाँ पर बतानी है, स्पष्ट करना है। 2 मार्क के लिए प्रश्न है। तो ये आनंदी, आप सभी को पता है कि आनंदी बड़े घर की बेटी कहानी की जो है मुख्य पात्रा है, और उसने लाल बिहारी को घर छोड़कर जाने से रोक लिया था। ठीक है, तो ये जो कहानी है, ये जो कहानी है बड़े घर की बेटी पाठ से अवतरित है, और इसके जो लेखक हैं उन्होंने संयुक्त परिवार के महत्व को इसमें बताया है। पारिवारिक रिश्तों के महत्व पर ये प्रकाश डालती हुई कहानी है, और हर एक व्यक्ति के जीवन में परिवार का बहुत महत्व होता है। यहाँ पर लाल बिहारी द्वारा आनंदी पर दाल में घी न होने की वजह से जो खड़ाऊ से प्रहार किया गया था, और आनंदी पहले तो बहुत क्रोधित हुई, उसे चोट भी लगी उसकी उंगली में, बहुत क्रोधित हुई, और उसके बाद उसने अपने पति से इस बात का जिक्र किया, अपने ऊपर हुए अन्याय का विरोध भी किया। लेकिन जब लाल बिहारी की आंखों में उसने ग्लानि देखी, पश्चाताप देखा, और उसे रोते हुए देखा, और अपने भाई के प्रति प्रेम देखा, तो उसने अपनी समझदारी दिखाई और टूटते हुए घर को उसने टूटने से बचा लिया। पारिवारिक रिश्तों में दरार होने से बचा ली। पारिवारिक शांति बनाए रखने के लिए सभी परिवार के सदस्यों का योगदान होता है, और उस योगदान को आनंदी ने बखूबी निभाया है। उसने आने वाले अपने परिवार के सदस्यों में विनम्रता का भाव उसने दिखाया है कि बड़ों को माफ कर देना चाहिए, बड़ों में माफी का, क्षमा का गुण होना चाहिए, क्षमा बड़न को चाहिए। हमने ये बात पढ़ी हुई है पहले भी। तो रिश्तों को टूटने से बचा लिया। परिवार को बिखरने से बचा लिया। से रोक लिया। आने वाली पीढ़ी को एक सीख दी। पीढ़ी के लिए एक सीख हुई है ये। तो जब बड़े जो काम करते हैं वही छोटे अपनाते हैं, तो यहाँ पर आनंदी ने अपनी समझदारी दिखाई, और लाल बिहारी को भी अपनी गलती समझ में आ गई, और उसने विनम्रता दिखाई, और इसी कारण वो बड़े घर की बेटी भी कहलाई। उसके ससुर ने, जो कि उसे कहते हैं, पहले वो अपने बेटे पुत्र का ही साथ देते हैं, अंत में वो आनंदी की बुरी बुरी प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। तो इस तरह से पूरे परिवार, पूरे गांव के लिए वो एक मिसाल का हो गई, और पूरे गांव में उसकी प्रशंसा की जाने लगी। तो आपको इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। भीड़ में खोया आदमी पाठ में लेखक के मित्र ने छोटे से घर में रहने का क्या कारण बताया तथा उनके कितने बच्चे थे? भीड़ में खोया आदमी जो पाठ है, लीलाधर शर्मा पर्वतीय जी द्वारा लिखित है, और वहां पर स्पष्ट रूप से ये बताया गया है कि जब लेखक अपने मित्र श्यामलाकांत जी के घर पहुंचे, और उनका एक छोटा सा घर देखकर, छोटा सा मकान देखकर वो अचंभित रह गए, और उन्होंने, उनका दम घुटने लगा। तब उन्होंने ये बात कही कि क्या तुम्हारे पास यही 2 कमरे हैं? तब लेखक को उनके मित्र ने बताया कि 2 वर्ष पहले वो इस शहर में आए थे, 2 वर्ष पहले इस शहर में आए थे, और तब से ही मकान के लिए वो ढूंढ रहे थे। अब उनकी आमदनी कम है, घर परिवार बहुत बड़ा है, तो जो किराया देने का जो बात आती है कि इस इतने ही किराए में उन्हें यही मकान मिला, छोटे से मकान में वो रह रहे हैं, कम किराए पर उन्हें यही मकान मिला। और शहर तो बहुत फैल गया है, लेकिन दूर दूर तक कॉलोनी बन गई, लेकिन जनसंख्या या आबादी इतनी है, जनसंख्या वृद्धि के कारण जनसंख्या वृद्धि के कारण उन्हें
मकान मिलने में बहुत दिक्कत हुई। अर्थात जनसंख्या ज्यादा है, मकानों की कमी है, दूर दूर तक कॉलोनी तो बन गई है, लेकिन लोग जो है वो अभी भी मकानों के लिए भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। और उन्होंने इसका पूरा पूरा छोटे से घर में रहने का एक ही कारण बताया कि जनसंख्या इतनी ज्यादा है, मकानों की कमी है, इसलिए मुझे इस छोटे से मकान में रहना पड़ रहा है। उनके कितने बच्चे थे? तो उनके टोटल 8 बच्चे थे। 8 बच्चे थे। पहला जो है, जिस बेटी की शादी हो रही थी वो, ठीक है। दूसरा, एक बेटी जो जिसकी शादी हो रही थी। 3 बेटियां माँ का पल्ला पकड़े वहां पे खड़ी थी। वहां पे एक लाइन दी गई है पाठ में, वो मैं आपको बताती हूँ कि तीन जो 2 बेटे थे और 3 बेटियां वहां माँ के साथ आपको नजर आ रहे थे। वहां पे जब हम कहानी पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि एक दीनानाथ उनका पुत्र था, एक सुमंत उनका पुत्र था, और 5 बच्चों का उल्लेख माँ के साथ किया गया है। हाँ देखिए, यहाँ पर एक लाइन दी गई है। उनकी 3 छोटी लड़कियां और पल्ला पकड़े 2 छोटे लड़के थे, यानी कि सुमंत और 2 लड़के, अर्थात 4 लड़के हो गए, 3 छोटी लड़कियां और एक बेटी जिसकी शादी हो रही है, तो टोटल 8 बच्चे थे उनके। ठीक है। तो 1.5 मार्क के लिए आपको डिवाइड कैसे करना था? 1.5 मार्क में रहने का कारण, छोटे से घर में रहने का कारण बताना था कि उन्हें मकान मिलने में बहुत दिक्कत हुई। उन्होंने 2 वर्ष पहले, वो जब इस शहर में हरिद्वार आए थे, तब काफी मकान ढूंढे, लेकिन उन्हें मकान नहीं मिले। जूते घिसने के बाद उन्हें एक छोटी सी तंग गली में यही एक छोटा सा घर मिला है। और उसका कारण उन्होंने बताया कि जनसंख्या वृद्धि इतनी ज्यादा हो गई है, मकानों की कमी है, इसलिए उन्हें इस छोटे से मकान में रहना पड़ रहा है। उनकी आमदनी भी लिमिटेड ही थी, सीमित आई थी, जिसमें जितना वो किराया दे सकते थे उसके आधार पर उन्हें यही मकान मिला। ठीक है। फिर है, अगला है भेड़ और भेड़िए का उद्देश्य। भेड़ और भेड़िए कहानी का उद्देश्य। ये जो कहानी है, ये प्रजातंत्र की कमजोरियों पर प्रकाश डालती हुई कहानी है। प्रजातंत्र की कमजोरियों पर प्रकाश डालती हुई कहानी है, कमजोरियों को उजागर करती है। कमजोरियों को उजागर करती है, जो है ये जो उजागर करती है ये कहानी, ये लिखेंगे आप। फिर भेड़ों के माध्यम से भोली भाली जनता, भेड़ मतलब भोली भाली जनता। भेड़िए मतलब, भेड़िए जिसका फायदा नेता, भेड़िए मतलब नेता, राजनेता की बात कर रहे हैं हम, नेता जिसका फायदा उठाते हैं। और सियार भी हैं, अर्थात खुशामदी लोग, जो चापलूस लोग हैं, वो भोली भाली जनता को मूर्ख बनाते हैं और उनका फायदा उठाते हैं। इस बात को बड़ी ही सजीवता के साथ लेखक ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। लेखक कहना चाहते हैं कि प्रजातंत्र का अर्थ होता है ऐसे समाज की स्थापना जहां कोई जीवधारी ना किसी को सताए, ना कोई किसी को मारे, ना कोई किसी का शोषण करे, सब जिए और जीने दे। कैसा समाज हो? शांति हो, जहां पर स्नेह हो, बंधुत्व हो। ये बात जो है टेक्स्ट में एकदम क्लियर कही गई है। और आपको मैंने वीडियोस में, जब अपना लास्ट मोमेंट वीडियोस मैंने दिए थे, उसमें ये दोनों प्रश्न जो है वो बहुत अच्छे से दिए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने वहां पे वीडियो अपलोड किया था। तो जिन्होंने भी देखा होगा उनका फायदा हो गया। तो बंधुत्व पर समाज आधारित हो। फिर साथ ही लेखक ने ये भी बताया है कि हमें स्वार्थी, मौका परस्त और राजनेताओं, धोखेबाज नेताओं, चापलूसों से बचने की सलाह दी है। और हमें अपने मत का प्रयोग मत का प्रयोग बहुत सोच समझकर, अपने वोट का प्रयोग, मत अर्थात वोट का प्रयोग बहुत सोच समझकर करना चाहिए। उसमें ध्यान देना चाहिए कि कौन ठीक है कौन नहीं है, बहुत सोच समझकर अपने मत का प्रयोग करें, तो हम इस कहानी के उद्देश्य को सही तरीके से समझ पाएंगे। यही लेखक का उद्देश्य है। अगला जो प्रश्न है, चित्रा की चित्रकारी के विषय में अरुणा के क्या विचार थे? क्या आप अरुणा के विचारों से सहमत हैं? तो चित्रा की चित्रकारी के विषय में आपको ये बताना है कि दोनों घनिष्ठ सहेलियां थी, चित्रा और अरुणा, और दोनों हॉस्टल में रहा करती थी, पर दोनों के विचारों में भिन्नता थी। चित्रा चित्र बनाती थी, कला प्रेमी थी। अरुणा समाज सेविका थी, मानवता और दया की भावना उसमें फूट फूट कर भरी थी।
और उसके लिए मानव सेवा ही सबसे बड़ी कला थी। और वो कहती है, वो चित्रा को अक्सर समझाया करती थी कि उसकी चित्रकला जो है वो बेमतलब और निरर्थक है। क्या बताया था उसने? अरुणा ने बताया था कि चित्रा की कला निरर्थक है, बेमतलब है, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। वो कहती है उसे कि कागज पर निर्जीव चित्र बनाने, क्योंकि उसके चित्रा के पास साधन थे, वो संपन्न परिवार की थी, धनी पिता की इकलौती संतान थी, तो उसके पास सारे साधन थे कि वो लोगों की जिंदगी में रंग भर सकती थी, लोगों की मदद कर सकती थी। तो इसलिए अरुणा को चित्रा की कला निरर्थक लगती थी, बेमतलब लगती थी, और वो अक्सर उसे कहा करती थी कि तुम दो चार लोगों की जिंदगी में रंग भर दो इन बेजान चित्रों को बनाने के बजाय। तो आप इससे सहमत हैं? जी हाँ, हम बिल्कुल इससे सहमत हैं। मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। जिस तरह से अरुणा ने मानव सेवा की है और उसने मृत भिखारिन के दोनों बच्चों को अपनाकर उनकी जिंदगी में रंग भरा, तो कला सिर्फ निर्जीव कागज पर बनाई जाए या चित्रों को कागज पर बनाकर दर्शाया जाए वही कला नहीं होती है। लोगों की मदद करना भी एक कला है। मानव सेवा सबसे बड़ी कला है। सिर्फ आपको इसका उत्तर इस तरह से लिखना था। अगला जो प्रश्न है वो है पद्य भाग। मेघ आए कविता में बूढ़े पीपल और लता को किस किस का प्रतीक बताया गया है? तो मेघ आए कविता में बूढ़ा पीपल घर के बुजुर्ग सदस्य को कहा गया है। घर का जो बुजुर्ग सदस्य होता है उसे मानवीकरण किया है यहाँ पर कवि ने। तो बुजुर्ग सदस्य जो कि मेहमान के आने पर उनका स्वागत करते हैं, वैसे ही बूढ़ा पीपल मेघों के आने पर झुककर उनका अभिवादन करता है। फिर लता, लता जो है घर की बेटी का प्रतीक उसे बताया गया है कि किवाड़ की ओट में छिपी लता को मायके में रहने वाली एक ऐसी युवती के रूप में चित्रित किया है जिसका पति लंबे समय के बाद आया है। लता जो है वो पत्नी है, जो दामाद आया है उसकी पत्नी है, अर्थात घर गांव की बेटी के रूप में, घर की बेटी है वो, और पत्नी के रूप में चित्रित किया गया है जो कि अपने पति का इंतजार कर रही है। ठीक है। सूरदास जी के पद में यशोदा माता द्वारा कृष्ण को सुलाने का वर्णन किस प्रकार से किया गया है? सूरदास जी के पद में सूरदास जी ने बताया है कि माँ यशोदा श्री कृष्ण को सुलाने के लिए प्रयास करती है और उन्हें सुलाने के लिए वह लोरी गाती है। जो कुछ में मुंह में आता है उसे गाती है। नींद को जल्दी आने के लिए कहती है कि जल्दी से क्यों नहीं आती हो। और इशारों से सबको चुप रहने के लिए कहती है। सुलाने के लिए वो बहुत प्रयास करती हैं। आपको ये लिखना पड़ेगा यहाँ पर इसका उत्तर इस तरह से कि वो झूले को हिलाती हैं, जो कुछ आता है उसे गाती हैं, अर्थात लोरी गाती हैं, और कहती हैं कि जल्दी से क्यों नहीं आ जाती हो नींद, मेरे काना तुम्हें बुला रहा है। कभी वो पलक मूंद लेते हैं, अर्थात आंखें बंद कर लेते हैं, कभी उठ जाते हैं, कभी सबको चुप कर इशारों से चुप रहने का आग्रह करती है माँ यशोदा। और ये सभी वर्णन आपको यहाँ पर करना था। तुलसीदास जी की भक्ति किस प्रकार की थी? तो उनकी भक्ति दास्य दास्य भक्ति थी। ये भी मैंने प्रश्न दिया था आपको एग्जाम के पहले। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि मैंने अपलोड किए थे। तो दास्य भक्ति थी। दास्य भक्ति में वो श्री विनती करते हैं और वो क्या कहते हैं, श्री राम की विशेषता वो कहते हैं कि श्री राम बहुत दयालु है, श्री राम बहुत दयालु है। बिना भक्ति के ही वो अपने दास पर या अपने भक्तों पर जो है द्रवित हो जाते हैं, उन पर दया कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना था कि वो इतने दयालु हैं। एग्जाम्पल भी, वो गिद्ध और शबरी पर दया दिखाते हैं, जो ऋषि मुनियों के लिए भी बहुत मुश्किल है श्री राम की मोक्ष की प्राप्ति करना, वो गिद्ध और शबरी को, जटायु और शबरी को आसानी से वो प्रदान कर देते हैं। फिर यहाँ पर आपको रावण का एग्जाम्पल भी देना था कि रावण ने जो संपदा
शिव की भक्ति करके प्राप्त की थी। अर्थात उदारता, इतने उदार थे कि जो भगवान शिव की कृपा पाने के लिए रावण ने अपने 10 सिर अर्पण किए थे, कठोर तपस्या की थी, तब उन्हें शंकर भगवान की जो है कृपा प्राप्त हुई थी और अपार संपदा उन्हें प्राप्त हुई थी, रावण को प्राप्त हुई थी। पर भगवान श्री राम ने वही संपदा विभीषण की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे दे दी थी। अर्थात राम जो है वो बहुत उदार और दयालु है, जल्दी से प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसका उत्तर लिखना था। चलना हमारा चलना हमारा काम है, कविता का उद्देश्य लिखिए। चलना हमारा काम है, कविता का उद्देश्य लिखिए। और अवरुद्ध और अभिराम, अवरुद्ध और अभिराम, इनके अर्थ भी बताइए। अवरुद्ध और अभिराम शब्द के अर्थ भी बताइए। चलना हमारा काम है, चलना, इस कविता में कवि ने, शिवमंगल सिंह सुमन जी ने बताया है कि हमें चलते रहना है, गतिशील रहने की प्रेरणा हमें दी है कि हमें गतिशील रहना है। यही प्रेरणा वो हमें देते हैं, यही सीख हमें इस कविता से मिलती है कि हमें हमेशा गतिशील रहना है, जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहना है। जीवन गतिशील रहने की शिक्षा हमें वो देते हैं और जीवन पथ पर आगे बढ़ना है। अनेक मुश्किलें जीवन में आती हैं, उन मुश्किलों का सामना करना है। हम उन बाधाओं, इस पथ पर आने वाली जो जीवन पथ है, इस पर आने वाली बाधाओं, संकटों से भयभीत नहीं होना है, उनसे संघर्ष करना चाहिए। सांसारिक कर्तव्यों को, आपके जीवन में जो भी आपके सांसारिक कर्तव्य हैं, उनको निभाते हुए राह में मिलने वाले साथियों के साथ सुख दुख बांटते हुए आगे बढ़ते जाना है और अपना ध्यान अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित रखना है। जो लोग सतत गतिशील रहते हैं वही जीवन में सफलता हासिल करते हैं। और हमें भाग्यवादी नहीं बनना है, हमें हमेशा गतिशील रहना है। अपने लक्ष्य की ओर सजग रहकर हमें हर स्थिति में चलते रहना है। अपने जीवन में आने वाली परेशानियों से न घबराकर जीवन में आगे बढ़ते रहना है और सफलता प्राप्त करना है। अवरुद्ध शब्द का अर्थ जो होता है वो होता है, अवरुद्ध मतलब बाधित या रुका हुआ। अवरुद्ध का अर्थ होता है बाधित या फिर रुका हुआ। अभिराम, अभिराम शब्द का अर्थ होता है सुखद, सुखद। ठीक है, इन दोनों शब्दों के अर्थ आपको लिखने थे और इस प्रकार से पद्य भाग के आंसर आपको लिखने थे। ठीक है, आशा करती हूँ ये भी आपको समझ में आए होंगे। अगला जो प्रश्न है वो है क्वेश्चन नंबर 5, एकांकी संचय से है। सूखी डाली, सूखी डाली जो पाठ है उसमें छोटी भाभी अपने घर के विषय में इंदु से क्या क्या कहती है। छोटी भाभी क्या क्या कहती है। तो सूखी डाली जो एकांकी है वो पारिवारिक एकांकी है और इस एकांकी में आपने देखा कि बेला जो है वो, बेला अपने परिवार से, अपने ससुराल में वो एडजस्टमेंट, सामंजस्य नहीं बिठा पा रही है और उसे लगता है कि यहाँ पर हमेशा सब उसका मजाक उड़ाते हैं, सब उसको ताने देते हैं, सारा काम उससे करवाया जाता है। तो जब वो रजवा को नौकरी से निकाल देती है, उसे काम से निकाल देती है, तब ये बात इंदु जो है वो घर की महिलाओं को बताती है और बड़ी छोटी भाभी जो कि बेला की सास है वो क्या क्या कहती है। वो कहती है कि हमारे परिवार में तो सब मिलजुल कर रहते हैं, हमारे परिवार में जो है वो सब मिलजुल कर रहते हैं, हम सब एक दूसरे का साथ देते हैं। हम अपने घर में जो भी खाएं वो हमारे लिए दूसरों के घर से ज्यादा अच्छा है। तो हमारे परिवार में जो है वो सब एक दूसरे का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं और हमारे घर में हम हम सब मिलजुल कर रहते हैं। हमारे घर में सभी लोग एक दूसरे का आदर करते हैं। तो ये जो लाइन है ये आपको ये
पेज नंबर 44 पर है। जिन बच्चों ने लिखा है बड़ों का आदर किया जाता है, अपने घर की रूखी को दूसरों की चुपड़ी से अच्छा समझते हैं, यानी जो भी हमारे घर में है हम उसमें ही संतुष्ट रहते हैं, संतोष करते हैं, हम नौकरों पर दया करते हैं और छोटों पर प्रेम बरसाते हैं। तो क्या क्या बातें कहती है वो देखिए, सारी बातें मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ। कि छोटी भाभी से आप पहले ये बताइए कि ये बात कब कही गई, जब रजवा को नौकरी से निकाल दिया था, उसके बाद इंदु घर में आकर छोटी भाभी से सारी बातें कहती है। तब छोटी भाभी उसे कहती हैं कि हमारे घर में मिलजुल कर रहा जाता है, मिलजुल कर रहते हैं। दूसरी बात, ये बात बताई उसने कि बड़ों का आदर किया जाता है घर में, हमारे घर में बड़ों का आदर किया जाता है। तीसरा, अपने घर में जो भी है उससे हम संतुष्ट रहते हैं, अर्थात घर की रूखी को दूसरी की चुपड़ी से अच्छा समझते हैं। अपने घर घर में जो भी है उससे हम संतुष्टि हमें तभी मिलती है, जो भी हमारे घर में हम उससे संतुष्टि प्राप्त करते हैं। नौकरों पर दया दिखाते हैं, ना कि हम नौकरों को निकाल देते हैं काम से। नौकरों पर दया दिखाई जाती है, छोटों को स्नेह दिया जाता है, हमारे परिवार में छोटों को स्नेह दिया जाता है। ये सारी बातें छोटी भाभी इंदु से कहती हैं। आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आया, और आपने अगर एकांकी पढ़ी होगी तो आप इसके उत्तर आसानी से लिख सकते हैं। सूखी डाली नामक, अगला प्रश्न है, सूखी डाली नामक एकांकी में दादाजी प्रेम तथा घृणा के विषय में क्या क्या बातें कहते हैं और तथा कौन सा उदाहरण देते हैं। प्रेम तथा घृणा के विषय में वो क्या क्या कहते हैं। दादाजी करमचंद से बात करते हैं और वो बताते हैं कि घृणा को घृणा से नहीं मिटाया जा सकता है। छोटी बहू इसलिए अलग होना चाह रही है क्योंकि उसे घृणा के बदले में घृणा दी जा रही है। अगर हम घृणा के बदले में उसे प्रेम देंगे, अर्थात हम उस नफरत के बदले में उसे प्रेम देंगे, तो उसकी जो मन की जो घृणा है, जो मन का मैल है, वो धुल जाएगा। और वो कहते हैं कि वो उदाहरण किस चीज का दे रहे हैं, वो ठूंठा वृक्ष, यानी जो ऐसा वृक्ष, ठूंठा अर्थात ऐसा वृक्ष जिसपे न पेड़ पत्तियां लगे हो, न फल फूल लगे हो। ठूंठा वृक्ष आकाश को छूने पर भी अपनी महानता का सिक्का हमारे दिलों पर आसानी से नहीं बिठा सकता है, जब तक उसकी शाखाओं में वो ऐसे पत्ते नहीं लाता जिनकी शीतल सुखद छाया मन के समस्त ताप को हर ले, और जिसके फूलों की भीनी भीनी सुगंध हमारे प्राणों को पुलक भर दे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि वो कहते हैं कि अगर जो वृक्ष ठूंठा वृक्ष है, अगर वो कितना भी ऊंचा हो जाए, पर हम उसकी महानता, हम उसे बहुत ज्यादा उस पर ध्यान नहीं देंगे, अगर उसकी जो पेड़, उसमें अगर शाखाएं, जो पत्ते नहीं होंगे, वो हमें खुशबू नहीं दे सकता, उसमें फूल नहीं होंगे, तब तक वो हमारे लिए किसी भी कारण इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण नहीं होगा। तो जब तक हम उसकी छाया हमें नहीं मिलेगी, तब तक वो हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखता है। तो उसी प्रकार से हमें छोटी बहू छोटी बहू अर्थात बेला के मन में जो घृणा है उसे प्रेम से बदलना होगा। तो यहाँ पर उन्होंने ठूठे वृक्ष का उदाहरण दिया है, और उसके बाद उन्होंने ये भी बताया है कि जब तक पेड़ में पत्तियां ना हो, वो छाया हमें ना दे, हमारे मन के ताप को ना हर ले, जब तक उसके फूल हमें खुशबू नहीं देते, तब तक वो हमारे लिए किसी भी उपयोग के नहीं होते हैं, तब तक वो अपनी महानता हमसे नहीं मनवा सकते हैं। इसीलिए हमें प्रेम से घृणा को हटाना होगा, हमें प्रेम देना होगा, हम घृणा से घृणा को नहीं मिटा सकते हैं। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो है, दीपदान एकांकी में पन्नाधाय कौन है और उदय सिंह को उनके नाम के विषय में वो क्या कहकर बतलाती है। दीपदान एकांकी जो है वो रामकुमार वर्मा द्वारा लिखित एक एकांकी है, जो मेवाड़ के राजनीतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि पर को स्पष्ट करती है। ठीक है, पन्नाधाय खींचो जाति की राजपुतानी है और उदय सिंह की संरक्षिका है। वे स्वामी भक्त हैं, उनकी स्वामी भक्त हैं। वो उदय सिंह को माँ के समान प्रेम, वो संरक्षिका है लेकिन वो माँ के समान प्रेम करती हैं। और उदय सिंह वो खींचो जाति की राजपुतानी है। राजपुतानी है
दूरदर्शी हैं, ममतामयी हैं, बहुत सारे आप लिख सकते हैं उनके बारे में बातें लिखी हैं आपको, और उन्होंने अपनी सूझबूझ से जो है उदय सिंह की रक्षा की थी। फिर हम बताएंगे कि वो अगला जो प्रश्न है, इसका सब क्वेश्चन, उदय सिंह को उसके नाम के विषय में क्या बताती हैं। तो जब उदय सिंह उनसे दीपदान उत्सव देखने की जिद करते हैं, पन्ना उन्हें नहीं जाने देना चाहती हैं, तब वो कहती हैं कि तुम चित्तौड़ के सूरज हो। वो उनके नाम के विषय में क्या कहते हैं, तुम्हारा नाम उदय सिंह है लेकिन तुम चित्तौड़ के सूरज हो, सूरज की तरह तुम्हारा उदय हुआ है, इसीलिए तो तुम्हारा नाम उदय सिंह रखा गया है। सूरज के समान तुम्हारा उदय हुआ है, समान उदय हुआ है, इसलिए तुम्हारा नाम उदय सिंह रखा गया है। ये कहती हैं, वो कहती हैं कि तुम दिन में चित्तौड़ के सूरज हो, रात में तुम इस राजवंश के दीपक भी हो, महाराणा सांगा के कुल दीपक हो। ये कहकर वो उसे बहलाती हैं, उसके नाम को बताती हैं। ठीक है, तो ये इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से आपको लिखना था। दीपदान एकांकी के शीर्षक की सार्थकता लिखिए। दीपदान एकांकी का शीर्षक और उसकी सार्थकता को व्यक्त करना है। तो बहुत आसान ये सवाल, ये जो प्रश्न है, माफ कीजिएगा सवाल कहा मैंने, ये जो प्रश्न है ये कई बार डाउट्स में भी पूछा गया था, डाउट सेशन में भी पूछा था। तो चलिए इसके बारे में बात करती हूँ मैं, कि किसी भी रचना का शीर्षक संक्षिप्त, उद्देश्यपूर्ण और कहानी के कलेवर को घेरे हुए होता है, और जिज्ञासापूर्ण जब टॉप टाइटल होता है तो वो हमारे मन में जिज्ञासा भर देता है, हम उसको पढ़ने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। तो ये जो शीर्षक है वो पूरी तरह से उपयुक्त है। दीपदान एकांकी की कथा वस्तु एक ऐसी ऐतिहासिक घटना पर आधारित है जिसमें कि दीपदान उत्सव के रूप में बनवीर का जो षड्यंत्र है वो एकांकी की मूल घटना है। बनवीर का षड्यंत्र जो कि दीपदान उत्सव का आयोजन करवाता है, बनवीर का षड्यंत्र, तो षड्यंत्र का वर्णन कीजिए आप, क्या षड्यंत्र था उसका। उसने दीपदान उत्सव का आयोजन करवाया था जिसमें कि सभी नगरवासी उसमें जाएं और वो मौका पाकर उदय सिंह और विक्रमादित्य की हत्या कर दे। ठीक है, तो वो निष्कंटक राज्य करना चाहता था, तो ये इस एकांकी की मूल घटना है। दीपदान उत्सव के आयोजन की सूचना से ही इस एकांकी का प्रारंभ होता है। शीर्षक की सार्थकता मतलब टाइटल क्यों दिया है वो आपको बताना है। पन्ना त्याग और बलिदान का दृढ़ निश्चय करके कहती है कि आज मैंने दीपदान किया है। दीपदान तो दूसरा दीपदान जो है वो पन्ना ने किया था, उसने अपने जीवन का दीप अर्थात अपने पुत्र को रक्त की धारा पर तैरा दिया था। ऐसा भी दीपदान किसी ने किया है? इस प्रकार वो बनवीर ने भी एक दीपदान किया था। उसने, वो कहता है कि मैं भी आज दीपदान करूंगा, किसे? यमराज को करूंगा। अंत में पन्नाधाय जो है चित्तौड़ के कुलदीपक की रक्षा के लिए अपने कुलदीपक अर्थात अपने पुत्र चंदन का दान कर देती है। बनवीर अपने पद को निष्कंटक बनाने के लिए निष्कंटक राज्य करना चाहता था, इसलिए वो पन्नाधाय के पुत्र चंदन को कुंवर उदय सिंह समझकर, पन्ना का पुत्र जो चंदन था उसको कुंवर सिंह समझकर यमराज को दीपदान करता है। दीपदान जो शब्द है वो हर बार आपको एकांकी पर सुनाई देता है, अर्थात संपूर्ण एकांकी पर छाया रहता है। इसीलिए यह जो शीर्षक है बहुत आकर्षक है, संक्षिप्त है, और इस एकांकी के लिए उपयुक्त और सार्थक सिद्ध होता है। तो आशा करती हूँ आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे और आपने बहुत अच्छे से समझ लिए होंगे, आपको अपनी गलतियां भी समझ में आई होंगी। तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो या मेरी कही गई बातें आपको समझ में आई हो और आपके लिए उपयोगी साबित हो, तो कृपया करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।